हेलो एवरीवन। ये सेकंड सेशन है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो रीसेंट अपडेट्स हैं उनको जानने का। पिछले सेशन में हमने ऑलरेडी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस एटसेट्रा, ठीक है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, आई थिंक हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी कवर कर दिया था, क्रिस्पर वगैरह जो भी न्यूज़ में है। अभी बायोटेक्नोलॉजी का ही ये सेशन लेंगे और आज कंप्लीट करेंगे सारी चीज़ें। मेरी कोशिश रहेगी कि ये सेशन छोटा रहे। शुरू करते हैं। हेफलिक लिमिट और टेलोमेयर्स, ये चीज़ें न्यूज़ में रहती है। आपको नंबर वन पता होना चाहिए टेलोमेयर्स। अगर वो सीधा आपसे पूछे कि ये टर्म जो है न्यूज़ में रहती है, क्यों ये न्यूज़ में रहती है, या फिर हेफलिक लिमिट जो है ये लिमिट किस चीज़ से रिलेटेड है ना, वो आपको कंफ्यूज करा देंगे कि क्या ये स्पेस की लिमिट है एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे करके कुछ आपसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली टेलोमेयर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पिछले कुछ साल में रहे हुए हैं, इसलिए भी क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट 2022 में कंप्लीट हुआ, टेलोमेयर टू टेलोमेयर प्रोजेक्ट। तो ये टेलोमेयर्स पहले क्या होते हैं, हेफलिक लिमिट को समझने से भी पहले टेलोमेयर्स को समझते हैं। टेलोमेयर्स जितने भी आपके, हाँ ठीक है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम के स्पेशली जीन के एंड में कुछ एक कैप्स होती है, ठीक है। ये कैप्स किसी भी जीन को डिग्रेडेशन से रोकती है। जैसे ही मान लीजिए किसी एक जीन को आगे ट्रांसक्रिप्शन करना हो, ठीक है, मतलब अपने ही सिमिलर जीन को आगे ट्रांसक्राइब करना हो। अब ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, एमआरएनए का उसमें क्या रोल रहता है, ठीक है, प्री एमआरएनए का उसमें क्या रोल रहता है, ये जानने के लिए आप पिछला सेशन एक बार जा करके देखिए। तो ट्रांसक्रिप्शन जैसे जैसे होती रहेगी तो आपका जो जीन है, ठीक है, जीन डिग्रेड होता रहता है, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिग्रेड होती रहती है। उसी डिग्रेडेशन को रोकता है ये टेलोमेयर। एक्चुअली होता ये है कि जब एक ट्रांसक्रिप्शन होगी, मतलब एक जीन से दूसरा जीन बना, क्योंकि आपको सेल में डिवीजन कराना है, तो उस दूसरे जीन में ये टेलोमेयर का साइज धीमे 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 करके घटता रहता है। टेलोमेयर का एक और इम्पोर्टेंट काम ये भी होता है कि मान लीजिए ये अगर जीन है, ठीक है, ये अगर जीन है तो ये इसके छोर में ये टेलोमेयर्स दो लगे हुए हैं। ये इस जीन को आपस में, है ना, इसके दो जो ये हेलिक्स हैं, इन हेलिक्सों को जोड़ने से रोकता है, जुड़ने से रोकता है। इससे ये जो एक तरीके से हार्मफुल रिकॉम्बिनेशन हो जाना था जीन का, है ना, उस रिकॉम्बिनेशन को ये रोकता है। इसलिए टेलोमेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीन के डिग्रेडेशन को रोकता है, उनके रिकॉम्बिनेशन को, है ना, अनवांटेड रिकॉम्बिनेशन को भी रोकता है। अब अगर टेलोमेयर होंगे ही नहीं तो जीन भाई अपने हिसाब से वो, है ना, कहीं पे भी वो अपने अपने ही हेलिक्सिस को जोड़ देगा और एक ऐसा रिकॉम्बिनेशन बना देगा जिससे कि वो सेल या तो ऑटो इम्यून हो जाएगी, ठीक है, मतलब या वो सेल खुद ही में मर जाएगी, या तो फिर भैया ऑटोफेजी उसे कहते हैं, या तो फिर वो किसी ना किसी तरीके से, हाँ ठीक है, आपके ऑन्कोलाइटिक सेल आपकी, सॉरी, ऑन्कोजेनिक सेल आपकी बन जाएगी, वो कैंसर में ट्रीट हो जाए, है ना, कन्वर्ट हो जाएगी, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी टेलोमेयर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है सेल डिवीजन में। है ना, इस चीज़ का सबसे पहले डिस्कवरी किसने की, हेफलिक, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपनी एक लिमिट दी, हेफलिक लिमिट। हेफलिक लिमिट क्या थी, इन्होंने कहा कि भैया ये जो टेलोमेयर है ना, 40 से 50 बार अगर एक बार कोई नॉन प्रोडक्टिव सेल, जिसे हम सोमेटिक सेल कहते हैं, ठीक है, सोमेटिक सेल अगर 40-50 बार मल्टीप्लाई हो गई, उसके बाद ये टेलोमेयर उससे गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेल जो है अपना डिवीज़न, ठीक है, रेगुलर डिवीज़न करना बंद कर देती है। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए पहले जो ये अज्यूम किया जाता था कि सेल्स जो है अपने से ही आगे 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 रिप्रोड्यूस कर सकती है इनफाइनाइटली, उस पे एक बंदिश लग गई कि नहीं नहीं, आप जो है एक तरीके से ये इमॉर्टल नहीं है सेल, कोई भी सेल या फिर सेल का जेनेटिक मटेरियल, ये डिके होता है, जेनेटिक मटेरियल डिके होता है। यहाँ से स्टेटमेंट वो ये बनाएगा कि जेनेटिक मटेरियल इज इमॉर्टल, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। नो, जेनेटिक मटेरियल इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू डिके, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है कि सेल डिवीज़न, टेलोमेयर, ये क्या चीज़ें रहती है, ठीक है। बाकी इससे कुछ भी जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसी टेलोमेयर की डिस्कवरी के लिए T2T प्रोजेक्ट चला है, टेलोमेयर टू टेलोमेयर प्रोजेक्ट। एक्चुअली पहले एक जीनोम प्रोजेक्ट चला था दुनिया में, जीनोम इंडिया नहीं है,
है ना, देर आर 2 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, इंडिजन एंड जीनोम इंडिया। इनकी डिटेल्स आप मुझे यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिजन प्रोजेक्ट किसका है और कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीनोम इंडिया किसका है। और इसमें जीनोम इंडिया में तो खैर 10,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है डीबीटी का। तो ऐसा ही दुनिया में चला था जीनोम प्रोजेक्ट, है ना, वर्ल्ड जीनोम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट 1998 के आसपास चला था, लेकिन इसमें पूरे जीन को हमने स्टडी नहीं किया। एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि पूरे जेनेटिक मटेरियल का सिर्फ 1% हिस्सा ही ऐसा है जो कि प्रोटीन को एनकोड करता है। बाकी जो है आपका डार्क जीनोम ही है, उसमें ये पता ही नहीं है, अभी उसको स्टडी ही नहीं किया गया है कि इसका रोल क्या है हमारे हमारे बॉडी में। तो जो जीनोम प्रोजेक्ट था, ये पूरे पूरे जीन, पूरे जेनेटिक मटेरियल को स्टडी नहीं किया था, बस 1-2 फंक्शनल जीन्स को इसने स्टडी किए थे, उस पोर्शन को इसने स्टडी किया था। लेकिन टेलोमेयर टू टेलोमेयर में पूरे जीन की मैपिंग करने का ये प्रोजेक्ट था। 2022 के आसपास ये कंप्लीट हुआ है। तो T2T प्रोजेक्ट अगर वो बोले तो ये इसका रोल है। क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं जीन एडिटिंग, ठीक है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहती है। आपको अगर, ठीक है, अगर बेसिक्स जानना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, अगर आपको बेसिक भी पता नहीं है कि सेल कैसे काम करती है, जीन कैसे काम करते हैं, तो ये बिल्कुल, है ना, बहुत स्मूथ मैनर में एकदम, आप इसे क्या कहें, बिल्कुल ईजी मैनर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को यहाँ बताने की मैंने कोशिश की है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये पीडीएफ आज ही वहाँ पे अपलोड हो भी जाएगी। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। जो ड्राइव म्यूटेशन होते हैं, ये ड्राइव म्यूटेशन का यूज़ करके, हाँ, किसी भी तरीके, अब एक एक चीज़ ये समझ लो, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी जो न्यूज़ में थी, आपसे सवाल ये भी पूछ सकते हैं, इनका 2 बड़ा मेजर रोल क्या है। एक मेजर रोल ये है कि भैया आप जो है, हाँ, इस ड्राइव म्यूटेशन का, ड्राइव या फिर जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप किसी भी तरीके की नंबर 1 जेनेटिक डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक वैसे जैसे डीएनए साइलेंसिंग के थ्रू, जीन साइलेंसिंग के थ्रू, आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू, वहाँ भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी से एक और क्या आप काम कर सकते हैं, इससे गुरु आप पॉपुलेशन सप्रेशन का भी काम कर सकते हैं। पॉपुलेशन सप्रेशन का भी काम कर सकते हैं, ठीक है, सप्रेशन का भी हम काम कर सकते हैं। अब ये ड्राइव म्यूटेशन वगैरह क्या होती है, ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, ये जानने के लिए आप एक बार, है ना, बेसिक जानने के लिए भाई ये कोर्स में अच्छे से एनरोल करो, क्योंकि ये तो अपडेट्स का चीज़ है। अदरवाइज़ हमारा ये बहुत लंबा सेशन, फालतू में लंबे ये सेशन चले जाते हैं। अभी के लिए समझो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी भाई काम कैसे कर रही है। रिसेंटली इसे चलाया गया मॉस्किटोज़ पे, मच्छरों पे। अब मच्छरों पे अगर चल रहा है तो पूरी दुनिया के हर स्पीशी पे ये चल सकता है। मच्छर जो है स्पेशली जैसे आपका है ना, आपका एनोफ्लिस मच्छर हो गया, एड्स इजिप्टी वगैरह हो गया, ये जो मच्छर आपके किसी भी तरीके के डिजीज़ कॉज करते हैं, नहीं, जो मर्जी हुआ, मलेरिया हुआ, कोई और डिजीज़ हुआ, जैसे मर्जी हुए, है ना, डेंगू, चिकनगुनिया, जैसे मर्जी डिजीज़ हुए, तो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी उसको सप्रेस करने का कैसे काम करती है। मान लीजिए ये एक मच्छर है, ये है मच्छर भी, ठीक है, मच्छर भी। तो इनके इनके गुरु कुछ कैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम को मलेरिया का जो एनोफ्लीज मच्छर है उसको, ठीक है, उसको वो कैरी करता है ना, उसी के थ्रू ही मलेरिया फैलता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू ही, समझ रहे हो। तो गुरु, अगर हम कुछ ऐसी ऐसी जेनेटिक मैनिपुलेशन कर दें, मच्छरों में जेनेटिक मैनिपुलेशन हम कर दें कि भैया वो कुछ ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करे, अपने ही गट के अंदर वो ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करे कि प्लाज्मोडियम कैरी हो ही ना पाए, है ना, तो ऐसे मच्छर भी नहीं मरेंगे, है ना, और प्लाज्मोडियम भी मर जाएंगे, वो उनके गट में रहेंगे ही नहीं। समझ रहे हो बात को। तो इसके लिए जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो जो मच्छर ए है, मच्छर बी है, दोनों में जेनेटिकली मैनिपुलेशन कुछ ऐसा किया जाएगा कि उनके गट में ही कुछ ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस किए जा सके कि, है ना, उनके पेट में ही ऐसे टॉक्सिन, कुछ टॉक्सिक पदार्थ प्रोड्यूस हो जाएंगे कि जो हाँ, ठीक है, जो आपका कैरियर है, डिजीज कैरियर, वो उनके पेट के अंदर रुक ही नहीं पाएगा। और जिसकी वजह से फिर ये क्या करेंगे, ये मच्छर जैसे ही आप एनवायरनमेंट में इन्हें फैलाएंगे, ये रिप्रोडक्शन करेंगे, वो जेनेटिक मटेरियल आगे जाएगा, है ना। ये जर्मलाइन जीन एडिटिंग ये होगी आपकी। जर्मलाइन मीन्स एक एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक वो जेनेटिक एडिटिंग कैरी ऑन हो रही है, कैरी फॉरवर्ड हो रही है। समझ रहे हो, दैट इज जर्म लाइन जीन थेरेपी, जो हमने पिछले साल भी, आप, है ना, पिछले सेशन में भी हमने पढ़ा था। अदरवाइज पिछला सेशन देखिए, जर्म लाइन थेरेपी को अगर आपने अच्छे से समझना है, इन चीज़ों को अगर अच्छे से समझना है, भाई हर चीज़ को मैं रिपीट नहीं कर सकता है, लंबा हो जाता है सेशन। क्लियर। तो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी यही है भाई।
पॉपुलेशन सप्रेशन के लिए यूज हो सकता है, जेनेटिकली है ना किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए हो सकता है। तो ये जो है ये टेक्नोलॉजी मलेरिया कंट्रोल के लिए भी किया गया था। आपको मैंने 2023 में बताया था, मैंने एक वीडियो 1 मिनट की अपलोड करी थी कि भैया वोलबाशिया आ सकता है, वोलबाशिया आ सकता है पेपर में। तो भैया वो वोलबाशिया पेपर में आया कि ये वोलबाशिया जो है न्यूज़ में रहता था, ये क्या चीज़ है, मलेरिया कंट्रोल के लिए वोलबाशिया नाम का। अब ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ये वोलबाशिया नाम का एक ठीक है एक बैक्टीरिया अगर वो मलेरिया नहीं, ये एक्चुअली उसके क्या कहते हैं डेंगू कंट्रोल के लिए है कि वोलबाशिया जेनेटिकली एडिट करके अगर हम एड्स इजिप्टी में डाल दें तो वो एड्स इजिप्टी आगे डेंगू नहीं फैला पाता है। समझ रहे हो बात को? तो वोलबाशिया इसलिए न्यूज़ में था। तो ऐसी ही चीज़ें जो है न्यूज़ में रहती है। अभी जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही मोम्बासा फ़िश भी मैंने आपको बताया था कि वो फ़िश भी मलेरिया के मॉस्किटोज़ को वो खाने के लिए, आई थिंक मोम्बासा या कुछ ऐसा उसका नाम था, है ना। देयर इज़ अ फ़िश यूजुअली फाउंड इन पाकिस्तान। 1 मिनट में आपको नाम बताता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। फ़िश इन पाकिस्तान, इंडिया में भी पाई जाती है। ईट्स मॉस्किटो, मॉस्किटो ईटिंग फ़िश ऐसे लिखा जा सकता था इसको। 1 सेकेंड, अरे ये तो उतने में, हाँ गाम्बूसिया यार, मोम्बासा नहीं है। मोम्बासा तो मोम्बाथा रेबिलियन था एक, वहाँ से मुझे याद आ गया। गाम्बूसिया फ़िश अगर वो बोले। मोम्बाथा रेबिलियन क्यों न्यूज़ में था, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? गाम्बूसिया, गाम्बूसिया फ़िश, ठीक है। तो मोम्बाथा रेबिलियन क्यों न्यूज़ में रहता है और ये कहाँ हुआ था, इसका गांधी जी से क्या लेना देना था, ये आप मुझे, है ना। जुलू वॉर मेमोरियल, जुलू वॉर प्राइज़, ये भी किसे दिया गया और कब दिया गया, क्यों दिया गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं तो। ऐसी ही चीज़ों को जानने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। यूट्यूब में हो सकता है मैं छोटी छोटी क्लिप बनाऊँ, इसलिए मैं बीच बीच में ये डाले जा रहा हूँ, ठीक है। बस ऐसे ही ये काम करता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भैया डीएनए में आप जो है ड्राइव सीक्वेंस को बेसिकली उसमें डीएनए में ही, मॉस्किटो के ही डीएनए में चेंज करके आप उसमें एक ऐसी कोडिंग कर रहे हैं कि भैया टॉक्सिन प्रोड्यूस कर, है ना। ये मेलिटिन मेगनीन नाम के ऐसे, ये आपको याद नहीं रखने हैं, ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाते हैं फिर उसमें, जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम वहाँ रुक ही नहीं पा रहा है। तो ड्राइव म्यूटेशन का, ड्राइव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप जो है मच्छरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखिए, नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोप्लास्ट डिस्कवरी पे। यहाँ से ना सिर्फ वो आपसे ये पूछेगा कि नाइट्रोप्लास्ट क्या चीज़ है, वो ये भी पूछेगा कि एंडोसिम्बायोसिस जो है ये प्रोसेस न्यूज़ में रहता है। जैसे उन्होंने 2023 में पूछ लिया था ना कि आई थिंक उन्होंने कुछ ठीक है एनवायरमेंटल डीएनए पे उन्होंने कुछ इस तरीके से कुछ सवाल पूछ लिए थे, राइट। ऐसे ही नाइट्रोप्लास्ट डिस्कवरी पे वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि नाइट्रोप्लास्ट न्यूज़ में रहता है क्या चीज़ है, या फिर एंडोसिम्बायोसिस जो है ये टर्म क्या चीज़ डिनोट करती है। तो थोड़ा इस पे जानेंगे कि ये क्या चीज़ है, बेसिकली हुआ क्या है। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि भैया जो आपके कोई भी प्रोकैरियोट है, ठीक है, प्रोकैरियोट के बीच में, प्रोकैरियोट की बॉडी में पहली बार नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनल पाया गया है, नाइट्रोप्लास्ट। समझ रहे हो? यूकैरियोट्स में तो नॉर्मली आपका नाइट्रोप्लास्ट पाया जाता है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग जितने भी आपके बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में तो ये पाया जा रहा था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है भैया कि किसी एक प्रोकैरियोट में, है ना, एक पहली बार। अब ये भी एक एल्गी ही थी, लेकिन ये मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक एल्गी थी। अब ये प्रोकैरियोट और रीकैरियोट के बीच में डिफरेंस क्या है, आप इसके लिए भाई इस बेसिक के लिए आप एनरोल करिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोर्स में। अभी के लिए अगर आपको नहीं पता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो दैट मीन्स आपके बेसिक थोड़े फ्लॉड हैं। तो ये भी एल्गी ही थी लेकिन मल्टी सेल्यूलर थी, और ऊपर से ये एक यूकैरियोटिक एल्गी थी, राइट। अब इसमें नाइट्रोप्लास्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग एक अलग से ऑर्गेनल पाया गया है। ये ऑर्गेनल, है ना, ये ऑर्गेनल नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है। अब ये माना गया है ना, कि इसमें ये नाइट्रोप्लास्ट आया कैसे। ये माना गया है कि इस एल्गी ने क्या किया, समंदर में जैसे जैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, इस एल्गी ने पानी के अंदर कोई भी, है ना, कोई भी इस तरीके का नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया इसे मिला, उसे इसने इंजेस्ट कर लिया और अपनी ही बॉडी का हिस्सा बना लिया। समझ रहे हो?
उसे इसने इंजेस्ट कर लिया, अपने ही, उसे खाया नहीं, अपनी ही बॉडी का एक फंक्शनिंग ऑर्गेनल बना दिया, हिस्सा बना दिया, और बाहर से इसने, है ना, एनवेलप कर दिया। धीमे 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 क्या हुआ कि ये आपके जीनोटाइप में बदल गया, दैट मीन्स जेनेटिक बिहेवियर में बदल गया, इसके जीन में ये बात एनकोड हो गई। समझ रहे हो? तो एनवायरमेंटल फैक्टर आपके जीन में भी तब्दीली कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है एंडोसिम्बायोसिस, कि भैया जब जब कोई एक एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन को कोई दूसरा इंडिपेंडेंट ऑर्गन अपने अंदर ले लेता है और दोनों एक दूसरे को फिर सपोर्ट करने लगते हैं। एंडो, एक्सो होता है बाहर, एंडो मतलब अंदर, अंदर ही उनके बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाती है, उसे कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस। आप ये जान के हैरान होंगे कि ऐसा जो है ये पहली बार नहीं हुआ है। एंडोसिम्बायोटिक जो है आपके, फॉर एग्जांपल जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी माना जाता है पहले किसी है ना, कोई बैक्टीरिया था, इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया था, जो कि अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा था, एटीपी डीटीपी वगैरह, है ना, कोई एरोबिक बैक्टीरिया ये पहले था। फिर क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल्स ने इसको एनगल्फ कर लिया, है ना, और ये इनका हिस्सा बन गए, और इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर आए, है ना। तभी इस तरीके की बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेटिक पहले कोई बैक्टीरिया हुआ करता होगा, फिर क्या हुआ कि कोई एक ऐसी यूकैरियोटिक सेल आई होगी जिसने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को अपने अंदर, ठीक है, हाँ, अपने अंदर ले लिया बेसिकली, और अपना ही वो ऑर्गन उन्होंने बना दिया। क्लियर? तो इस तरीके से प्लांट सेल्स वगैरह का एवोल्यूशन हुआ, इसी को कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस। अगर वो आपसे पूछे कि एंडोसिम्बायोसिस क्या चीज़ है, तो ये वो चीज़ है, बाकी इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, यही है टेक्नोलॉजी। अगर आपको ऐसे ही ईजीएस्ट मैनर में चीज़ों को पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स में एनरोल कीजिए, civilspot.in मेरा ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और बड़े मज़े से आप चीज़ें कर सकते हैं वहाँ पे। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, PTVT 365 में आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ N2 फिक्सिंग इसका नाम क्या है, नहीं, याद नहीं रखना है। मैंने तो ऐसे डाल के किया हुआ है भाई, उन लोगों के लिए जो पीटी धारी है, और जो जो आपके ठीक है, जो आपके पीपीटी धारी लोग हैं, पीपीटी जी के लोग, उनके लिए ये है कि ठीक है आप पीपीटी लो और ज़्यादा कंफ्यूज हो, है ना। अभी के लिए भाई इससे जो काम की चीज़ है वो यही है, इतने में ही बता रहे हैं। आगे आते हैं यूनिफाइड जीनोमिक चिप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ये आपको देखो ये भी बता सकती है कि कंप्यूटर्स का इंडिया में क्या क्या, या दुनिया में क्या क्या यूज़ हो सकता है, या एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री में कैसे यूज़ हो सकता है। चिप में सिर्फ कुछ सेल्स डाल के आप ये भी देख सकते हो कि हाँ किसी पर्टिकुलर एनिमल का, या जिसकी वो सेल है उसकी एज क्या है ना, उसका उसका सेक्स क्या है, जेंडर क्या है। ऐसी चिप एक तैयार की गई है इंडिया में, यूनिफाइड जीनोमिक चिप। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने दो चिप ऐसी तैयार की है, एक गाउ चिप है और एक महिष चिप है। चिप से याद रखना भैया, गाउ चिप पता ही है, गाय गाय के लिए चिप है, महिष चिप ये बुफेलो के लिए है ना, भैंस के लिए चिप है। तो इनका नाम है ना, ये क्यों ये चिप बनाई गई है, सिंपल इतना सा चीज़ आपको याद रखनी है, ताकि भैया हाई क्वालिटी यंग, है ना, यंग बुल्स को आइडेंटिफाई किया जा सके अर्ली एज में। क्यों? ताकि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उनका होना है ना, आर्टिफिशियली जो स्पर्म इंजेक्ट किए जाने हैं ताकि गाय के अंदर बच्चा पैदा हो। तो नंबर वन आप जो है एक तरीके से सेक्स सिलेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, ह्यूमंस में सेक्स सिलेक्शन नहीं कर सकते, लीगली वो इलीगल है। यहाँ पे सेक्स सिलेक्शन करना अलाउड है कि 80 to 90%, है ना, 90% प्रिसीजन के साथ यहाँ सेक्स सिलेक्शन किया जा सकता है कि हमें बस फीमेल बुफेलो चाहिए बच्ची के रूप में। अदरवाइज अभी जो इंसेमिनेशन किया जाएगा, हो सकता है सांड पैदा हो जाए, मतलब हो सकता है नंदी महाराज पैदा हो जाए, हो सकता है हाँ गौ माता पैदा हो जाए, है ना। अभी के लिए तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ऐसा, समझ रहे हो मेरी बात को, अभी ऐसा मामला है। यहाँ जैसे ही आप ये चिप का यूज़ करेंगे, वहाँ से आप ये देख पाएंगे कि हाँ ये मेल पैदा करेगा या फीमेल पैदा करेगा। एज, है ना, हाँ क्वालिटी, ठीक है, एज वगैरह, और मतलब उसका सेक्स वगैरह, ये सब चीज़ें, सेक्स सॉर्टेड सीमेन वगैरह, ये सब चीज़ें इसके थ्रू करवाई जा सकती है। तो यूनिफाइड जीनोमिक चिप ये किसने लॉन्च की है, याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नैनो यूरिया इंडिया में किसने लाई, और एक गोल्ड है ना, यूरिया गोल्ड किसने बनाया हुआ है। क्या नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और यूरिया गोल्ड, क्या ये इंडिया में ठीक है,
क्या ये सब्सिडाइज्ड, हाँ ठीक है, यूरिया सब्सिडी के अंडर आते हैं या नहीं आते हैं? आप मुझे ये है ना फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंडर ये इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे। यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही साइंस एंड टेक को कवर करें, है ना, तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है आप एनरोल कर सकते हैं civilspot.in में। और ऐसे है ना बहुत बेसिक से अगर चीज़ों को पढ़ना है, ये तो देखिए अपडेट है, फुल अगर आपको साइंस एंड टेक कवर करना है तो इस कोर्स में आप एनरोल कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के साथ चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आज हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। यूपीएससी ने बार बार माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे, ये देखो इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेड ब्लड सेल पे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे, ये देखो हेरिडिटरी डिजीज़ पे बार बार यूपीएससी ने सवाल पूछे हुए हैं। एक्चुअली आपको ध्यान में ये रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे 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 सेल में काम क्या कर रहा है। ये मान लीजिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके देखो इसके मेनली आपके दो इंपॉर्टेंट काम है। नंबर वन, ये ट्रेट्स कैरी करता है, पहली चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है, ये ट्रेट्स कैरी करता है मदर से आगे की तरफ, है ना, मदर से। याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ मदर से आता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फादर से नहीं आ रहा है। नंबर वन ये ध्यान में रखना है। नंबर दो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये आपके एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, ये एक तरीके से एनर्जी हाउस है हमारी सेल का, एटीपी डीटीपी वगैरह वो सब प्रोसेस इधर ही चल रहे हैं। ये सब चीज़ें कैसे होती है ये जानने के लिए आप एनरोल कर सकते हैं साइंस एंड टेक के कोर्स में। अभी के लिए अगर आपको इतना पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम है मेनली, अब हम आते हैं आगे कि गुरु माइटोकॉन्ड्रिया ना मदर से ट्रेट्स कैरी करने के साथ साथ कई बार डिसीजेज भी, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज भी पैदा कर देता है ना। इसीलिए हमें ज़रूरत होती है कि जो भी ऐसा डिजीज़ कॉजिंग माइटोकॉन्ड्रिया है हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करें। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अगर वो आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रियल मॉडिफिकेशन का प्राइमरी रोल क्या होता है, तो ये कोई टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करना नहीं है ना, ये 3 पेरेंट बेबी पैदा करना, ठीक है, ठीक है वो नहीं है। मेनली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का टेक्नोलॉजी का काम क्या होता है कि भैया आप डिजीजेज, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज को प्रिवेंट कर सके, डिजीजेज का प्रिवेंशन करना, जेनेटिक डिजीज का प्रिवेंशन करना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेक्नोलॉजीज का काम होता है। ठीक है, अब इसके लिए कई टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको याद रखनी है, मैं अभी बताया जा रहा हूँ, आगे क्योंकि पीवाईक्यू तो है ही, इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं। फॉर एग्जांपल आपका है ना आपका प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र पीएनटी, एक पोलर बॉडी ट्रांसफ़र पीबीटी, बस इनके नाम याद रखने हैं। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र पे तो पीवाईक्यू आया है 2017 में कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, पीबीटी क्या होता है, पीबीटी इज़ पोलर बॉडी ट्रांसफ़र, और एक होता है आपका मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र एमएसटी। ये तीन याद रखने हैं, पीएनटी पीबीटी एमएसटी, ये माइटोकॉन्ड्रियल आपकी जीन एडिटिंग करवाए देते हैं। करते कैसे हैं, मान लो ये एक सेल है, इसके बीच ये फ्लॉड है ना, हाँ, कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, तो क्या करेंगे भैया, ये ये जो मदर से आने वाली सेल है, इससे ये माइटोकॉन्ड्रिया निकाल देंगे, दूसरी मदर का किसी है ना किसी दूसरे डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया इसमें डाल देंगे, और फिर जो है फर्टिलाइजेशन वगैरह जो भी एग में होगा, बाद में बच्चा आपका पैदा हो जाएगा। दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया, एक और चीज़ ये भी ध्यान में है ना, रिसेंटली एक नई डिस्कवरी ये भी आई है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपके ब्रेन सेल्स को अलाइव करता है ना। अगर अगर ब्रेन सेल में देखिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है तो आपको ब्रेन की डिजीजेस जैसे पार्किंसंस डिजीजेस, है ना, बायपोलर डिसऑर्डर एट्सेट्रा, ये सारी डिजीजेस, अल्जाइमर्स वगैरह इससे हो सकती है। अगर वो बोले कि डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या वो हो सकते हैं, बाकी सारी डिजीजेज के साथ आपके ब्रेन डिजीजेस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं। देखिए यहाँ से एमसीक्यू यूपीएससी के मैंने लगाए हुए हैं। बताइए रेड ब्लड सेल्स में क्या क्या चीज़ें होती है, नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ध्यान में रखना है, रेड ब्लड सेल्स में ना तो न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब इनका काम क्या है ये सब मैंने ऑलरेडी, देखो ये बेसिक है इसलिए मैंने ये रिपीट कर दिया, ये सब इसमें ऑलरेडी समझाया हुआ है ना। मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि इसका अलग से काम क्या है, अलग से इसका, क्योंकि वो बहुत बेसिक हो जाएगा, राइट। तो और वीडियो भी फालतू में लंबी हो जाएगी। अभी के लिए ये समझो यहाँ से सवाल बन सकता है अच्छे से। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल उन्होंने ऑलरेडी पूछे हुए हैं।
इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। पिछले सेशन में जब हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा हुआ है कि किन किन का रोल है, इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भैया इनमें से कौन कौन का रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ट्रांसलेशन का प्रोसेस, अदरवाइज पिछली वीडियो देखिए। अदरवाइज अगर और भी ज़्यादा ब्रॉडली चीज़ों को समझना है तो गुरु देख लो, ये कोर्स इस तरीके से आपको हर चीज़ बताता है, हर चीज़ है ना। स्टेम सेल्स के बारे में जानना है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। एक्चुअली जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये सब चीज़ें ये ऑलरेडी मैंने वहाँ पढ़ा रखी हुई है, पिछले साल की पढ़ा रखी हुई है ना। तब के रिकॉर्डेड सेशन में ये सब चीज़ें अब आ रही है कि हाँ ये अपडेट है, कोई अपडेट नहीं है, ये ऑलरेडी कवर्ड है उधर। इन रिसेंट हेरिडिटरी, देखिए 2021 में सवाल पूछा है, हेरिडिटरी डिजीजेज में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, यस आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। बिल्कुल सही बात है। एग में आप पहले या फिर बाद में, मतलब लैब में जब आप फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं एग का, तो उस टाइम भी, और जब आपने मदर के, ठीक है, मदर में आपने वो एग जैसे आपने डाल दिया उसके बाद भी आप जो है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। अगला कि अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर नॉट फ्रॉम फादर, मैंने बताया हुआ है अभी ऊपर हमने देखा, बोथ आर करेक्ट। अदरवाइज आप जो है चीज़ों को ब्रॉडली समझने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनरोल कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो ये तो देखिए 2021 में सवाल आया और ये बहुत ही अतरंगी सवाल था, लोगों को लगा कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, मदर से ही आएगा फादर से नहीं आएगा, बीमारी सारी मदर में ही है क्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है गुरु। एक्चुअली ये सवाल पहली बार नहीं पूछा है। माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 2016 में भी यूपीएससी ने ये सवाल पूछा हुआ है ऑलरेडी कि एमजीटी और माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन is a medical technique in which defective mitochondria carried by a woman is replaced by healthy mitochondria of a donor, अभी हमने पढ़ा। अगला MGT proposes to give parents chance to have child that is over 90% genetically matched to them and most important free of mitochondrial diseases, both are correct। ये देखो वुमन माइटोकॉन्ड्रियल है ना डिजीजेस, ये सब चीज़ें ऑलरेडी पहले मेंशन की गई थी कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया वुमन से आ रहा है। आगे देखिए मोस्ट एंटीबायोटिक्स टारगेट, हाँ ये एक अच्छी चीज़ है। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि भैया एंटीबायोटिक्स जो है वायरस को टारगेट नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें सेल वॉल ही नहीं होती है ना। सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि एंटीबायोटिक्स जो है वायरस को क्यों नहीं टारगेट कर पा रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए एंटीबायोटिक्स काम कैसे कर रही है, वो क्या चीज़ कर रही है। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को कैसे मारती है, एक तो वो उसके सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकती है, दूसरा उसके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को ही वो है ना वो हार्म कर सकती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया उसका डिसफंक्शनल हो जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं। अगर एंटीबायोटिक बाहर से काम करेगी तो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगी, अंदर अगर एंटीबायोटिक घुस पाए किसी बैक्टीरिया के तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कर देगी। ये तो बस मतलब इसमें क्यों ही फोकस करना है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने पे क्यों ही फोकस करना है जब उसको एनर्जी ही नहीं मिलेगी। सो दीज आर टू प्राइमरी फंक्शंस, दो प्राइमरी तरीके हैं जिससे एंटीबायोटिक किसी भी बैक्टीरियल सेल को मारती है ना। हाँ, तो आप मुझे बताएंगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए WHO की एक स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी का नाम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसमेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर, बताओ। मैंने बताया ना प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये देखो यूपीएससी ने पूछा हुआ है। पोलर बॉडी ट्रांसफर, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर, ये क्या चीज़ है? डोनर स्पर्म के लिए है क्या? नहीं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल, नहीं। डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स, नहीं। मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज को रोकने के लिए जब आप किसी डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया उसमें डालते हैं, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। देन आईईएस में फिर से ये सवाल पूछा है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर कंडक्टिंग अ थॉरो रिसर्च एट प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, है ना, टू अंडरस्टैंड सर्टेन हेरिडिटरी डिजीजेज दैट आर ट्रांसमिटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग। बताया ना, ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में ऑलरेडी ये पूछ लिया गया है 2012 में, जो इन्होंने बाद में पूछा 2020 में 2021 में, है ना, ये वाली स्टेटमेंट। तो ये अतरंगी स्टेटमेंट नहीं थी, अपने ही PYQ से यूपीएससी जो है ये चीज़ें पूछ रहा होता है। अगली टेक्नोलॉजी पे आते हैं, ठीक है। आई होप
यहाँ तक आप चीज़ें कवर कर पाए होंगे। अभी ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी ये न्यूज़ में है, यहाँ से अच्छा स्टेटमेंट वो आपको ये पूछ सकता है कि ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ है, क्या वो ये है ना, वो आपसे ये पूछ सकता है क्या ये एक बायो कंप्यूटर है, ऐसे भी वो सवाल पूछ सकता है। तो ऐसे करके आपसे है ना कई तरीके के सवाल पूछ सकता है, या फिर ऐसे भी वो सवाल पूछ सकता है कि क्या इससे आप नया ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहे हैं। नो, इट इज़ बेसिकली ए सिमुलेशन टेक्नोलॉजी। आप देखेंगे ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि बायो E3 पॉलिसी में इसका आप बताएंगे कि बायो E3 पॉलिसी इंडिया में किसने, हाँ खैर DBT ने इशू किया है, या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का बायो E3 पॉलिसी है कि बायो केमिस्ट्री का यूज, बायोटेक्नोलॉजी का यूज आप कैसे इकोनॉमी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और है ना इन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ योर बायो E3 पॉलिसी। अब इसमें ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब है ना हार्ट ऑन चिप टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, इस तरीके की जो भी आपकी टेक्नोलॉजीज आप न्यूज़ में देखेंगे, ये बेसिकली क्या होती है। पहले क्या होता था कि पहले आप कोई भी दवाई अगर टेस्ट करेंगे तो मान लो चूहे को आप मार देते थे, भाई चूहे पे भारी अत्याचार हो रहे हैं, है ना, चूहे पे, या फिर आप घोड़ों पे टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे मान लो किसी को सांप सांप काट लिया, तो सांप के लिए जो एंटीडोट बनाई जाती है वो पता है कैसे बनाई जाती है। उसी सांप का जहर कुछ मात्रा में घोड़े को पिलाया जाएगा, पिलाया नहीं जाएगा, उसमें इंजेक्ट किया जाएगा कुछ मात्रा में, इतना कि घोड़ा मरे ना, क्योंकि उनकी रेजिलियंस बहुत होती है। फिर घोड़े के ब्लड में एंटीबॉडी बनेगी भाई उसके खिलाफ, फिर उन एंटीबॉडीज़ को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उन्हें है ना, फिर उन्हें वो लैब में उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, है ना, फिर जा कर के आपके लिए एक दवाई बन रही है सांप के काटने के जहर की। सिमिलरली ये चूहे पे तो और भी ज़्यादा अत्याचार है, क्योंकि ये रिजेंबल करते हैं बड़े सारे, हाँ, ऐसे क्रिएचर्स के जो सिस्टम्स है, और है ना ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, चूहे ये बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, इनका सिमिलर सिस्टम है। तो आप क्या करते हैं, जब भी कोई ड्रग टेस्ट करनी हो तो पहला टेस्टिंग बेचारा चूहे पे होता है, फिर इंसानों पे हो रहा है, और उसमें भी बड़ा टाइम लग जाता है, 10-12 साल तो टेस्टिंग में ही लगे जा रहे हैं। ये तो कोविड का पता नहीं कैसे टेस्ट कर दिया, अब बोल रहे हैं ये लोग कि दिमाग में असर पड़ जाएगा। भाई लग भी तो रहा है ना, लग भी तो रहा है कि दिमाग में असर पड़ रहा है। लेकिन खैर छोड़िए, इस तरीके की ये जो स्लो टेस्टिंग है इसे रोकने के लिए ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। एक्चुअली होता क्या है, ओह मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा था, ये ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी, ये तो नहीं देख सकते आप, एक बार जा कर के देख लीजिएगा ये, है ना। मैं अभी के लिए बता रहा हूँ ये होता क्या है। जैसे ये चिप है, चिप बना दी, बहुत सिंपल सी चिप है। इसके अंदर क्या, मान लो अगर आपको लंग्स का, ये तो लंग्स वाली चिप है जो यहाँ मैंने डाली हुई है, मान लो अगर आपको लंग्स की फंक्शनिंग देखनी हो और ये देखना हो कि कोई दवाई लंग पे कैसे काम करेगी, तो इधर आपके ठीक है माइक्रो चिप्स डाल दी गई है, और इसके बीच में, इन चिप्स के बीच में जो है, जो आपके लंग्स की सेल्स है उसकी लेयर्स डाली गई है, समझ गए, उसकी लेयर्स डाली गई है, और एक एयरेशन की सेल भी इसमें बनाई जाएगी। फिर भैया जैसे ही एयर इन सेल्स को मिलेगी, है ना, एयर यहाँ से आप डालेंगे इन सेल्स को मिलेगी, ये सेल्स बिल्कुल वैसे एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाएंगे जैसे ओरिजिनल लंग का होता है, और इसमें सिमुलेशन होगा, पूरा सिमुलेशन होगा। अब ये चिप्स उस डेटा को रिकॉर्ड करेगी, जो इसमें चिप लगी हुई है उस डेटा को रिकॉर्ड करेगी, जाएगी कंप्यूटर में, और कंप्यूटर देखेगा कि ये कितना फूल रही है कितना नहीं फूल रही है। फिर देखेगा है ना, अगर फिर आप इसमें वायरस डाल दो, फिर देखेगा कि वायरस इस सेल में फैल कैसे रहा है, कंप्यूटर वो देखेगा, सामने दिख रहा है ना। फिर आप इसमें दवाई डाल दो, फिर दिखेगा कि दवाई इन सेल्स को कितना मार रही है और वायरस को कितना मार रही है। ये सब काम कंप्यूटर में हो रहा है डायरेक्टली, कोई चूहे पे एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत फास्ट पेस कर सकता है एक्सपेरिमेंटेशन को। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्या हम नया ऑर्गेन इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं? नो, दैट इज़ नोन एज 4D प्रिंटिंग। 4D बायो प्रिंटिंग इज डिफरेंट। हम 4D प्रिंटिंग के लिए इसमें मॉडल तैयार जरूर कर सकते हैं, हम सिमुलेशन तैयार कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये 4D प्रिंटिंग नहीं कर रहा है खुद से। हम इसमें ऑर्गन ऑन चिप में नया ऑर्गन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रेन सुपर कंप्यूटर के बारे में आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो एक बार ये कोर्स एनरोल कीजिए, कम्प्रीहेंसिव कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई इसमें ये सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर्ड है ना। आप 2x की स्पीड में, बहुत बड़ा इसमें कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, अराउंड 22 से 25 घंटे का कंटेंट है इसमें, पूरा साइंस एंड टेक का आपको देखने को मिलेगा, इतना ही ब्रॉडली चीज़ों को कवर किया गया है।
कार टी सेल थेरेपी पे आते हैं। ये भी इसमें है ना, जो कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको बहुत ब्रॉडली मैंने बताया हुआ है। अभी के लिए हम यहाँ पे ये बताएंगे अभी के लिए कि कार टी सेल थेरेपी एक्चुअली कहाँ कहाँ यूज होगी और कैसे काम करती है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए कि टी सेल और बी सेल में क्या अंतर है। टी सेल और बी सेल में क्या अंतर है। अब देखो, अगर आपको पता नहीं है थाइमस का क्या काम है, बोन मैरो क्या है, अगर आपको ये भी पता नहीं है तो फिर से मैं कहूँगा कोर्स को एनरोल करो, बेसिक को जानने के लिए कोर्स को एनरोल करो। अभी के लिए अगर है ना, अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि थाइमस नाम का कोई ऑर्गन आपकी बॉडी में है और बोन मैरो भी आपकी बॉडी में पाया जाता है, जो कि आपके लिए रॉ ब्लड सेल तैयार करके दे रहा है। वाइट ब्लड सेल्स भी यहीं से निकल रही है। टी सेल और बी सेल आपके वाइट ब्लड सेल्स के टाइप है। बी सेल ऐसी सेल है जो डायरेक्टली मैच्योर हो रही है बोन मैरो के अंदर ही। टी सेल ऐसी है जो बोन मैरो से आपके पैदा तो हो रही है लेकिन फिर जा रही है थाइमस के पास, और थाइमस उसे फिर है ना, फिर उसमें एक तरीके से जो जो इम्यून फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है, वो वहाँ पे ऐड करता है और ये मैच्योर होती है। दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है भाई साहब, जो भी बाहर से एंटीजन आ रहा है, मतलब बॉडी के बाहर से मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस आ रहा है, उनको मारना है, दोनों का काम। बी सेल कैसे मारती है? बी सेल कैसे मारती है भाई साहब? बी सेल जो है ये ऑटोमेटिकली है ना, जितनी भी बी सेल्स होगी ये ये उस वायरस बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन कर देती है क्या। लेकिन टी सेल जो है, टी लेम्फोसाइट, ये बी सेल को सिग्नल देंगे, बोलेंगे कि किलर सेल को तैयार करो, फिर जाकर के जो है किलर सेल तैयार होगी और फिर जाकर के वो वायरस को एनगल्फ करके मारा जाएगा। समझ रहे हो? मतलब ये थोड़ी सी, अब उन्होंने सवाल ये भी पूछा था कि टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ये दे हैव बीन इन न्यूज़, ये क्या चीज़ें हैं? तो ये इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड हमारी सेल्स है, इतना एटलीस्ट ध्यान रहो। मैंने आपको ये बहुत ब्रॉड मतलब बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन ये बता दी, इतनी जानने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दिमाग में सवाल तो रहते हैं यार कि बी सेल टी सेल एक ही क्यों नहीं बोल दिया इनको? इसलिए नहीं बोल दिया क्योंकि बी सेल बोन मैरो, टी सेल थाइमस, है ना, निकल दोनों बोन मैरो से निकल रही है, अगर वो इतना सवाल भी आपसे पूछे। तो कार टी सेल थेरेपी भी एक ऐसी ही थेरेपी है। नॉर्मली आजकल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। करते क्या है टी सेल, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम भाई साहब करते हैं, ऐसा है कि नॉर्मल सेल आपकी बॉडी से अगर आप में मान लो कैंसर है तो आपकी बॉडी से नॉर्मल सेल ठीक है निकाल दी जाएगी। उस नॉर्मल सेल को निकाल के हम उसके जीन में है ना, उसके जीन में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन ऐसे करेंगे कि उसमें हम ऐसी कोडिंग करेंगे कि जैसे ही अब आपकी ये जो नई टी सेल है, ये टी सेल जो है जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर घुसेगी, ये जो टी सेल है, तो ये खुद आइडेंटिफाई कर लेगी उस पर्टिकुलर पोर्शन को जहाँ पे आपका कैंसर हो, और फिर वहाँ पे है ना, वहीं पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उन कैंसर सेल्स को एनगल्फ करके मार देगी। समझ रहे हो? मतलब नॉर्मल टी सेल आपकी बॉडी से निकाली, जेनेटिकली एडिट किया ताकि ये किल कर सके किसी भी कैंसर को, और आपकी बॉडी में इन्फ्यूज कर दिया गया। इन्फ्यूज करके है ना, लैब में हुआ ये सब, इन्फ्यूज में करके आपकी बॉडी में इन्फ्यूज करके जो है इसने कैंसर को मार दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सवाल ये आपसे पूछता है कि क्या इसमें 100% एक्यूरेसी है? नो, अभी के लिए 100% नहीं है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में 40 से लेकर 60% तक जो है इसका सक्सेस रेट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर दो, ये ऐसा क्यों किया क्यों जा रहा है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों है? इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये जो टी सेल है आपकी ही बॉडी से निकाली जा रही है, तो आप ही की है ना, ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी इसको रिपेल कर दे। ऐसा अब हो सकता है, मान लो अगर ये टी सेल किसी और बंदे की बॉडी से आपकी बॉडी में डाल दी जाती तो आपकी बॉडी इसे रिकॉग्नाइज करने से मना कर देती, बोलती कि भैया नहीं, ये कोई एंटीजन आ गया है बाहर से, तो जो आपकी बॉडी वाली टी सेल है वो इसको खा जाती, कि उसमें आंखें थोड़ी ना है कि ये हम ही है, नहीं। समझ रहे हो? तो आप ही की बॉडी से टी सेल निकाल के आप ही की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करके आप ही में इंस्टॉल किया जा रहा है, तो इससे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है नॉर्मली। दूसरी बात, क्या ये बहुत सस्ती थेरेपी है? नहीं, ये यूएसए में तो 30 से 40 लाख की मिलती है, इंडिया में आजकल 4 से 5 लाख की ये अवेलेबल हो रही है ना। अभी इसमें और ज़्यादा चीज़ें मॉडिफिकेशन हो रही है। दूसरी बात कि मान लीजिए आपने एक कैंसर के लिए टी सेल को मॉडिफाई किया, तो क्या वो किसी दूसरे कैंसर पे भी काम करेगा? नो, तो ये भी ध्यान में रखना है। ये जो है कैंसर स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन अभी हो रही है। समझ रहे हो बात को? कैंसर स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन ये हो रही है, ऐसा नहीं है कि सब कैंसरों पे काम करेगा एक ही बार मॉडिफाई करके। नो, आपको
लिम्फोमिया के लिए अलग से करना पड़ेगा, स्किन कैंसर के लिए अलग से, ब्लड कैंसर के लिए अलग से। नॉर्मली ये ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए आजकल यूज़ हो रहा है। अगर इसको बहुत ब्रॉडली ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को जानना है ना, साइंस एंड टेक को कवर करना है, तो एक बार ये कोर्स करके देखिए, आपको वहाँ पे है ना, हाँ, बहुत अच्छे से आसान लैंग्वेज में चीज़ों को बिल्कुल इस तरीके से बताया गया है। क्लियर? कार टी सेल थेरेपी डन। मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स हैं, मैं बहुत है ना बहुत शॉर्ट में इसे बताऊंगा, आपको बस याद रखना है, ये रटना है क्योंकि ये आ सकते हैं। याउंदे डिक्लेरेशन रटना है, किस चीज़ से रिलेटेड है, मलेरिया से, बस इतना याद रखना है। अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपनी एक डिक्लेरेशन लाई, याउंदे डिक्लेरेशन, कि भैया हम मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे। पूछेंगे वो इतना ही कि ये किसकी डिक्लेरेशन है और कब ये है ना लाई गई है। तो अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ है जहाँ मलेरिया बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अफ्रीका से मलेरिया को है ना उन्मूलन करने के लिए कई सारी नई वैक्सीन्स भी बनाई गई है ना। तो अगर वो आपसे बोले कि RTS ये नाम की एक वैक्सीन जो है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मलेरिया से रिलेटेड। ऐसे ही R21 करके एक जो है नोवावैक्स की एक नई वैक्सीन आई हुई है, R21। RTS और R21 याद रखना है, ये मलेरिया के लिए है। क्लियर? इसके एक्सपेरिमेंट वहाँ चल रहे थे अफ्रीका में, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। स्पेशल ओमिक्स टेक्नोलॉजी भी न्यूज़ में है। ये क्या चीज़ है स्पेशल ओमिक्स? मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। स्पेशल ओमिक्स क्या होता है, स्पेशल क्या होता है, स्पेशल जैसे जियो स्पेशल है ना, स्पेशल मीन्स लेयरिंग, आप लेयर कर रहे हैं चीज़ों को, है ना। तो स्पेशल ओमिक्स क्या होता है कि भैया आप जो है सेल्स या फिर टिश्यू की लेयर टू लेयर उनकी स्कैनिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से टिश्यूज़ की लेयर टू लेयर स्कैनिंग, है ना। अब इसकी एक अच्छी बात ये होती है कि स्पेशल ओमिक्स का यूज़ करके आपको टिश्यू से सेल्स अलग करें, मतलब टिश्यू को डैमेज करने की ज़रूरत नहीं होती है सेल को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अदरवाइज नॉर्मली क्या होगा, आपके हार्ट के टिश्यू से हार्ट सेल निकाली जाएगी, हार्ट तो डैमेज हुआ। यहाँ स्पेशल ओमिक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पूरा ऑर्गन आप यहाँ पे रखेंगे, देखेंगे, फिर उसका स्कैनिंग करेंगे, ठीक है, स्कैनिंग करेंगे। वेरियस स्पेक्ट्रम की जो लाइट्स हैं वो उसमें इंड्यूस कराई जाएंगी और वेरियस लेयर्स को वैसे स्कैन किया जाएगा, है ना। फिर कंप्यूटर उसको देखेगा कि इस लेयर में क्या प्रॉब्लम है, इस वाले में क्या फॉल्ट है। अब वो कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, लाइटिंग कैसे काम कर रही है, वो हमें नहीं जानना है। याद रखना है कि यू डोंट नीड टू डैमेज ऑर्गन्स फॉर अ स्पेशल ओमिक्स। देन सेकंड इज कि भैया ये लेयर वाइज लेयर, हर लेयर को स्टडी करने की एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, स्पेशल ओमिक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, हिडन डेंजर्स ऑफ रोडामाइन बी। रोडामाइन बी जो है न्यूज़ में था, इसे है ना याद रखना है, ये बैंड नहीं है लेकिन ये रेगुलेटेड है। और देखो जैसे आपकी ये कैंडी कुंडी है, ये पता नहीं बोलते तो क्या है इसे, गुब्बारे जैसे जो लोग खाते हैं, मुझे नहीं मालूम है यार इसे कैंडी और इसमें डिफरेंस क्या है, मुझे यही नहीं मालूम। क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है कि ये भी उसी शुगर से बन रहा है जिससे कैंडी बन रहा है। कैंडी ही बोलते हैं यार आई थिंक इसे, यस यस, पता नहीं। मतलब आपने देखे होंगे यार, ये मतलब बच्चे खाते हैं, ऊन ऊन रुई जैसी होती है, शायद कैंडी कुंडी बोलते होंगे इनको, मीठे होते हैं। मैंने एक बार टेस्ट किया था कि एक बच्चे ने ले लिया था, रिश्तेदार ने। तो ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए भाई। तो इसमें ये जो कलरिंग है ना, कलरिंग एजेंट, वो रोडामाइन भी है। एक बार उन्होंने ये पूछ लिया था, आई थिंक उस उन्होंने बिस्फेनॉल ए पे भी सवाल पूछा हुआ है, केमिकल पे वो सवाल पूछ लेते हैं। तो रोडामाइन बी भाई न्यूज़ में रहता है ना, तो ध्यान में रखना है कि रोडामाइन बी क्या है, नाम ही पूछेंगे वो, नाम ही पूछेंगे, बस इतना ही याद रखना है। अगला कि भैया एक वोम जो है न्यूज़ में था, सी एलेगन, ये ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि भैया इस साल जो नोबेल प्राइज़ मिला है ना, ऊपर जो हमने जीन पढ़े, जो हमने जीन रेगुलेशन ऊपर पढ़ा था, हाँ, हमने स्मॉल आरएनए, हाँ ठीक है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए एटसेट्रा का हमने पढ़ा था, माइक्रो डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह, वो सब चीज़ें जो हमने पढ़ी थी ऊपर, उसमें जो नोबेल प्राइज़ इस साल मिले, और जैसे हमने डांसिंग जीन्स है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। नोबेल प्राइज़ जो इस साल इस सारी बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए मिले, उस नोबेल प्राइज़ में इस सी एलेगन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। बड़ी बात इसकी ये है ना कि सी एलेगन में बड़ी बात यह है कि इसके जितने भी ये एक्चुअल में एक वर्म है, आपके ब्रेन में भी ये पाया जा रहा है। ये देखा गया है कि आपके ब्रेन में कई सारी डिसफंक्शनैलिटी इस वर्म की वजह से हो जाती है कई बार, राइट। आपके बॉडी में ही, आपके ब्रेन में भी ये पाया जाता है कई लोगों के। अगर ये ज़्यादा ओवर पॉपुलेट हो जाए तो ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, राइट। अगली बात, एक खास बात है इसमें जो कि देखी गई है, वो ये कि जितने भी सी एलेगन है ना, एक मैच्योर स्टेज पे है ना, सब में एक ही बराबर लगभग 990 के आसपास इसमें बराबर सेल्स मिलेगी सब में। तो ये एक एक तरीके से, और सेल्स में भी इसमें जो
जो न्यूरॉन की है ना, जो नर्वस सिस्टम वाली सेल्स हैं वो ज़्यादा है। आगे देखिए कि दो ड्रग जो है ये अल्जाइमर की डिजीज़, अल्जाइमर आपके दिमाग में भूलने की बीमारी होती है, जो है ना शायद मुझे भी हो रही है, मैं बार बार भूल भी जाता हूँ चीज़ों को, बोलना होता है मैं भूल नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ कई बार। तो अल्जाइमर डिजीज़ जो है, ये अल्जाइमर डिजीज़ के लिए दो इम्पॉर्टेंट वैक्सीन लाई गई है ना। एक्चुअली ये ड्रग्स हैं, लेकानिमैब और दोनानिमैब। ये मैब मैब जहाँ भी आप देखें इसका मतलब होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, पिछला सेशन देखो मैंने ऑलरेडी बताया है। अभी के लिए बताऊं कि लैब में जो आपकी एक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए बनाई गई एंटीबॉडी होती है उसे हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जहाँ भी मैब 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 दिखे मतलब समझ लेना दवाई है, कोई ड्रग है, या फिर कोई आपकी वो है क्या कहते हैं उसे, वैक्सीन है। क्लियर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, बस इतना ध्यान रखना है, मैब कहीं भी आए मतलब यूजुअली यूजुअली मतलब वो कोई दवाई का नाम है। लेकानिमैब, दोनानिमैब, है ना, और एदुहेल्म या एदुकैनुनिमैब, ये तीन ऐसी दवाइयां हैं जो आजकल एल्जाइमर्स के लिए बनाई गई है। देखो ये सवाल यहाँ कैसे बनाएगा, सवाल बनाएगा कि या क्या ये एल्जाइमर को फुल्ली ट्रीट कर देती है, नो। ये क्या करती है कि जो आपकी ब्रेन सेल है, एक्चुअल में ब्रेन सेल जो है धीमे 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 करके बुजुर्ग होती जाती है, ठीक है। और जो आपकी न्यूरॉन्स होती है और उनका धीरे धीरे डिपोजिशन होता जाता है आपके ब्रेन में। इसी डिपोजिशन की वजह से आपके अल्जाइमर बीमारी बनती है। ये बस उस प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, उसे स्टॉप नहीं करती है, स्लो डाउन करती है। सो दे आर नॉट फाइनल सोल्यूशन, दे कैन स्लो डाउन योर मेमोरी लॉस। बस इतना ध्यान रखना है। और इतना भी ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत ब्रॉडली साइंस एंड टेक को कवर करना है, ये तो बस लेटेस्ट अपडेट्स कुछ थी, बहुत ब्रॉडली अगर स्ट्रक्चर वाइज मैनर में आपको साइंस एंड टेक कवर करना है विद इन 25 आवर्स, ठीक है, तो आप एनरोल कर सकते हैं इस सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बायोटेक्नोलॉजी हमारा इसी के साथ कंप्लीट हुआ। नए है ना, इसके अलावा जो बाकी सेशन जाएंगे, फॉर एग्जांपल क्वांटम टेक्नोलॉजी वगैरह, इसमें तो सब रिपीटेड है यार, इसमें सब रिपीटेड है, उसमें कोई अपडेट्स हमें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो जो मुझे अपडेट लगेंगे, और कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि पिट्टी पुट्टी इसमें कवर हो रही है या नहीं। भाई आप जब ये देखेंगे ना, ये पिट्टी पुट्टी में भी नहीं है, जो ऊपर आप देख भी रहे हैं बड़ी सारी चीज़ें आपको उसमें भी नहीं मिलेगी। क्लियर, वो तो कवर हो ही रही है, ये एक्स्ट्रा भी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, कीप गिविंग योर फीडबैक। आप लोग इंटरेक्ट क्यों नहीं करते, मुझे यही समझ नहीं आता है। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।